के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी बहन रितु खंडूरी जी, इस आयोजन की मुख्य सूत्रधार बहन श्रीमती सुमित्रा देवी जी और सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैंने जब अभी 4 मई को मुझे एक फ़ोन आया कि इस वर्ष का जो पुरस्कार है वो मेरे नाम हुआ है और ये सर्वसम्मति से इस चयन समिति ने तय किया है, तो मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ। तो मैंने अपने मित्र शेखर पाठक जी को फ़ोन किया, नहीं उनका फ़ोन आया अचानक ही, उसी समय मैं सोच ही रहा था, तब तक उनका फ़ोन आ गया कि भाई साहब बधाई है और आप तो मालामाल हो गए। मैंने कहा भाई कैसे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा निर्णय हुआ है और तो ये मेरे लिए तो बड़ी रकम भी है और बड़ी बात भी है। मुझे जो नज़दीक से जानते हैं मेरे साथी लोग, वो उनको मालूम है कि मैं पत्रकार नहीं हूँ। मुझे तो 2 मई 1967 को, 1 मई जो श्रमिक दिवस होता है, मई दिवस, उसका समाचार बनाने के लिए कहा गया और उस समय न मैं अखबार के बारे में कुछ जानता था, न समाचार के बारे में, न मैं पत्रकारों के बारे में कुछ जानता था। तो मैंने कहा भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या कह रहे हैं ये? तो उन्होंने कहा, तब तक वो मेरे गुरुजी, मैं नाइट कॉलेज में पढ़ता था, जवाहर नाइट कॉलेज नागपुर में, तो मुझे हिंदी जो पढ़ाते थे एक अवस्थी जी थे गुरुजी हमारे, वो किसी भारत सरकार के उपक्रम में वहाँ थे और शाम को रात को वो जवाहर नाइट कॉलेज में पढ़ाने आते थे, कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाए इस लिहाज से। तो वो वहाँ बैठे थे, अरे उन्होंने कहा तू घबरा क्यों रहा है, तू बैठ, यहाँ पर बैठ, मैं तेरी हिंदी अच्छी है और मैं बोलूँगा और तू लिखेगा। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो हो जाएगा। तो उन्होंने बोला और मैंने लिखा। जब तक मैंने वो समाचार लिखा तब तक उसमें मेरा नाम नहीं था, लेकिन दूसरे दिन जब अखबार छप के आया तो मेरा एक मित्र था, वो वही कम्युनिस्टों के साथ उसकी अच्छी मिली भगत थी, तो वो अखबार लेके आ गया, अरे तू तो नेता बन गया रे, और मुझे मिठाई खिला, समोसा क्या क्या कहने लगा कि खिला और मेरा एहसान मान कि तेरा नाम अखबार में आ गया। तो खैर ये एक घटना थी और मुझे ज़बरदस्ती पत्रकारिता में ये जो घटना थी, जो मुझको ज़बरदस्ती पत्रकारिता में ले आई और 2-3 साल, माना 67 में मैंने मैट्रिक पास किया नागपुर में, काम करते हुए मैं मजदूरी माने थोड़ा सम्मानजनक मजदूरी करके मैं अपना खर्चा निकालता था और रात की स्कूल में पढ़ता था। तो हाई स्कूल का रिजल्ट बाद में आया, पत्रकार में पहले बन गया। अनचाहे मुझे कुछ पता नहीं क्या पत्रकारिता होती है, क्या पत्रकार होता है, कैसा अखबार होता है, मैंने अखबार भी नहीं देखा था। तो फिर उसी साल मुझे कहा गया कि तेरे लिए हमने शादी तैयार कर दी है, बागदान हो गया है और तुझे घर आना है। मैंने कहा भाई मैंने अभी प्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके बाद 3 साल का बीए होगा, उसके बाद मैं वकील बनना चाहता हूँ, तो मैं तो वकालत पढ़ना चाहता हूँ, मुझे तो नहीं चाहिए। मैंने अपने पिताजी को लिखा, अपने ससुर जी को भी चिट्ठी लिखी
कि मुझ पर कृपा करो, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मजदूरी करके अपना फीस निकालता हूँ, अपने खाने का जुगाड़ करता हूँ, और अगर मुझे बांध दिया गया तो मेरा तो जीवन चौपट हो जाएगा। खैर मेरी श्रीमती जी हैं तो मैं ज़्यादा आगे नहीं बोलूँगा इसमें, लेकिन वो पत्र वो अपने उनके संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य थे, उनके पास ले गए मेरे ससुर जी कि वागदान हो गया है, अब तो लड़की को दूसरी जगह दिया नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा, अरे अपने छोटे भाई को कहा, अरे दयाराम, इस लड़के को मत छोड़ना, ये तो बड़ा विद्वान बनेगा, बड़ा इसका नाम होगा। मैं तो वहाँ मजदूरी करके किसी तरह काम चला रहा हूँ, वो लिख रहे हैं साहब ये तो बहुत बड़ा विद्वान बनेगा। तो खैर किसी तरह से मैंने काम धंधे का जुगाड़ किया, और वो 68 में मेरी शादी हो गई। 67 में मैंने मैट्रिक किया, 68 में शादी हो गई। और फिर मैं जब गया तो मेरे पास घर आने के लिए किराए के लिए भी पैसे नहीं हो पाते थे, कि जो जितना मैं कमाता था वो खाने और फीस किताब वगैरह के लिए लग जाता था। और यहाँ भी दुर्भाग्य ये हुआ कि 3 साल बाद जब मैं घर आया गांव में अपने, और मैंने कहा भाई मैं पत्नी को ले जा रहा हूँ साथ में, तो उन्होंने कहा भाई तू कौन है पत्नी को ले जाने वाला। उन्होंने 2-4 पंच और बड़ी बड़ी कोई मूँछों वाला, कोई दाढ़ी वाला पकड़ के इकट्ठे कर रखे वहाँ कि तू कौन है तू। मैंने कहा मैं बेटा हूँ इस घर का, और जिस पत्नी से मेरी शादी हुई है मैं उसका पति हूँ, और क्या चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं तेरे लिए थोड़ी शादी की है, अरे वो तो शादी तो की है हमने गृहस्थी के लिए, और तू नहीं ले जा सकता, और हम तो नहीं ले जाने देंगे तुझको। खैर ये भी चल ही रहा था प्रसंग। एक दिन मैं सेवा योजन कार्यालय में गया गोपेश्वर, ये बात है जनवरी 72 की, 1972 की। और मेरे साथ एक हमारे परिवार का कोई भाई था बेचारा, उसने 2 साल पहले उसमें सेवा योजन कार्यालय में नाम लिखवाया था। और तब क्योंकि नए नए ऑफिस खुल रहे थे, नए नए स्कूल खुल रहे थे, तो जो कम पढ़ा लिखा हमारा 7-8 5 पास है तो वो चपरासी, और जो मैट्रिक पास है, जो 10 पास है, तो वो बाबू तो बन ही जाता था। तो इन्होंने भाई साहब ने कहा कि तू यार मैंने तू अच्छा बोल लेता है, तू पत्रकार भी हो गया है, तू जरा मेरे साथ चल। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आप पूछो। उसको गए, गोपेश्वर गए, तो वो बाबू जो पूछताछ वाला इंक्वायरी वाला क्लर्क है, उसको पूछा भाई जी ने कि भाई आप बताओ, मेरे 2 साल हो गया मैंने नाम लिखा रखा है, और आपने मुझको कुछ भी नहीं किया है, मेरी नौकरी नहीं लगेगी। उन्होंने कहा क्यों नहीं, अब जब आएगा नंबर तब लगेगी। उन्होंने कहा कि मेरे बाद वाले ने करीब 6 महीने पहले करवाया और उसकी नौकरी लग गई, तो वहाँ कुछ पैसा वैसा चलता होगा। तो उन्होंने 1 बार बोला, 2 बार बोला, तो वो कहने लगे। तीसरी बार जब उन्होंने उसको पूछा तो वो भड़क गया उस पर, वो बाबू नालायक निकम्मे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा कम्युनिस्टों के साथ रहा, कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य तो नहीं रहा मैं, कभी किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं रहा, लेकिन थोड़ा मुझे गुस्सा आया। मैंने उसको कहा बदतमीज, खड़ा हो, ये तेरे साथ पढ़, इसको क्या लिखा है, तेरी टेबल पर जो ये पट्टिका लगी है उसमें क्या लिखा है, पूछताछ लिखा है। दूसरी तरफ अंग्रेजी में इंक्वायरी लिखा हुआ है। एक आदमी दूर गांव से आ रहा है बेचारा पैदल चल करके, और वो पूछता है, वो बोले बार बार पूछ रहा है। मैंने कहा 100 बार पूछे, 100 बार, तब तेरे को जवाब देना होगा, तेरे को इसी बात की तनख्वाह मिलती है। तो जैसे ही मैंने चिल्ला के बोला, गुस्से में बोला, तो 2-4 वो आ गए बाबू लोग, और शायद उनमें वो सेवा योजना अधिकारी भी रहा हो। क्या है, कैसे जंगल में वो हो रहा है। मैंने कहा तो यार जंगल तो तुमने बना रखा लोगों को, ये एक गरीब आदमी आया है पूछ रहा है आपको। तो खैर ये बड़ा प्रसंग है, लेकिन
तब मुझे निश्चय करना पड़ा कि मुझको यहीं रहना चाहिए। एक तो पत्नी को नहीं ले जाने दे रहे हैं, दूसरे वो भाई बहन पढ़ाई उनकी अवरुद्ध हो रही थी। तो मैंने कहा देखना चाहिए कि हाँ, तो मेरी ईश्वर की कृपा हुई मुझ पर कि वो देवभूमि अखबार वालों को चाहिए था, वो बंद होने की कगार पर था। उनको एक ऐसा आदमी चाहिए था जो मशीनें भी चलाए, कंपोजिंग भी करे, प्रूफ रीडिंग भी करे और थोड़ा मैनेजरियल वर्क भी करे। तो उन्होंने उनको पता चला तो उन्होंने मेरे पास कोई आदमी भिजवाया। तो मेरे पिताजी ने मुझको कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, अरे तुझे 100 वहाँ उसकी बात मत करो, लेकिन तू यहाँ काम कर और फिर देखते हैं क्या हो। तो अब आप देखिए, उस एक घटना ने मुझको दोबारा पत्रकार बना दिया, और वो भी कहाँ का, पहाड़ का। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ आज कि एक बड़ी मुझे बड़ी खुशी भी है, इसलिए नहीं कि लिफाफा मुझे मिला है, बल्कि इसलिए कि भैरवदत्त धूलिया जी जिनके संपादकीय पढ़ कर मैंने थोड़ा सा अच्छा लिखना सीखा, और मैं 2 बार उनको मिला तो मैंने बिल्कुल चरण स्पर्श किए उनके कि आप जब अखबार भेजते हैं देवभूमि नंदप्रयाग में, तो उसकी वो और कोई पढ़ता हो न पढ़ता हो, पर मैं उसके संपादकीय जरूर पढ़ता हूँ। और उसी बीच एक घटना नंदप्रयाग में ऐसी हुई कि एक वृद्ध पत्रकार गोविंद प्रसाद नोटियाल जी, जिन्होंने पहाड़ की जितनी खूबियाँ और जितना वैभव पहाड़ का है उसको कलम के माध्यम से उतार करके, और देश भर के पत्रकारों को, देश भर के अखबारों को, अंग्रेजी हिंदी अखबारों को से उनका परिचय करवाया। और मुझे बताया उन्होंने कि जवाहरलाल जी जब वहाँ रहे देहरादून में जेल में, तो पढ़ने के लिए किताब उनसे मंगाते। इतने विद्वान थे, इतना उनका नाम था। ठीक ठाक भी था, बच्चे भी उनके नाती पोते कुछ काम धंधा करने लग गए थे। एक दिन वो हमेशा क्या, जब भी उनको घूमना होता था तो मुझको कहते थे चल गैरोला जी चलो। कहाँ चलो? घूमने चलते हैं। तो एक कंधे पर उनकी स्मृति भी बहुत कम हो गई, मेरी भी बहुत कम हो गई अब, लेकिन उस समय मेरी स्मृति ठीक थी, उनकी ज़रा बिल्कुल कुंद हो गई थी। उन्होंने कहा आपसे एक बात कहनी है मुझको, और ऐसा ऐसा कर रहे थे। तो मैंने कहा कहिए, आप आदेश कीजिए। पर वो भूल गए। फिर 2-4 दिन बाद उनको याद आया होगा कि यार उसको गैरोला को कहना चाहिए। तो फिर वो आए, मुझको कहने लगे कि आपने एक कृपा करनी है मुझ पर। मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके मेरे बीच में 50-55 साल का उम्र का फ़र्क है, आप आदेश कीजिए, जो आप कहेंगे मैं करूँगा। उन्होंने कहा ऐसा, जिस दिन मैं मरूँगा मेरे एक माचिस लेना आप, और मेरे घर पर जो मेरा वाला कमरा है उस पर एक आग लगा देना। मैंने कहा क्या कह रहे हैं आप? फिर वो कुछ भूल गए। फिर दूसरे तीसरे दिन फिर याद आई उनको कि तुमको याद है मैंने क्या कहा है, वो तुमको काम करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? फिर मैं उनके पीछे पड़ गया। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? यानी भला काम तो लोगों से करवा रहे हो और बुरा काम मुझसे करवा रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। उन्हें कहा ऐसे नालायक लोग हैं मेरे इर्द गिर्द कि इसका दुरुपयोग होगा, और मेरी आत्मा कभी इसको देखेगी तो बहुत दुखी होगी, इसलिए आप ऐसा करना। तो मुझे बड़ा दुख था कि एक आदमी जो इतना बड़ा विद्वान आदमी है, जिसको नेहरू जी से जिसके सीधे ताल्लुकात हैं, गांधी जी से ताल्लुकात हैं, और यहाँ के लोगों से तो थे ही, वो आदमी इतना दुखी है कि उसने जितना शोध किया है, जितना वो लिखा है, उसकी कदर करने वाला कोई नहीं है। तो ये बात तो मेरे दिल में बैठी
तो ये चंडी प्रसाद भट्ट जी से मेरा संपर्क हो गया था, वो चिपको आंदोलन में मैं उनका सहयोगी लेखन वगैरह में। तो एक बार किसी मीटिंग के लिए हम लखनऊ गए हुए थे, तो मुझे पता नहीं अचानक याद आया कि यहाँ गोविंद प्रसाद जी का लड़का वो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम में है, हाँ हाँ, दिनेश नोटियाल जी उत्तर प्रदेश निर्माण निगम में एमडी है, चीफ इंजीनियर या मैनेजिंग डायरेक्टर कुछ थे। तो मैंने चाचा जी को सुनाया, भट्ट जी को, कि मैंने कहा वो बहुत दुख व्यक्त कर रहे थे और अब तो मर भी गए वो। तो मैंने कहा उनका लड़का, मैंने सुना कि खूब बड़े पद पर है, तनख्वाह वगैरह भी अच्छी मिलती है, तो आप ऐसा कर दीजिए कि उनसे थोड़ा बात कीजिए। बोल चल, उन्होंने फ़ोन किया तो भट्ट जी को, तो बड़े प्रसिद्ध आदमी थे तो उनको कोई नकार नहीं सकता था। तो गए तो मैंने उनको ये कथा सुनाई। मैंने कहा आपके पिताजी ऐसा ऐसे कह रहे थे, इस दुख का निवारण तो आप ही कर सकते हैं, आप अच्छे पद पर हैं, क्यों नहीं उसको एक पुस्तकालय का रूप हम दे दें, कुछ मदद मैं भी करूँगा। तो खैर वो उन्होंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन जब राम प्रसाद बहुगुणा जी, जो मेरे वास्तव में पत्रकारिता के गुरु हैं, जब उनकी मृत्यु हुई तो मैंने कहा हम इनके नाम पर इनके नाम को घूमने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे, इनके नाम से हम एक पुरस्कार करेंगे। तो जैसे 90 में उनकी मृत्यु हुई, 91 में उस पुरस्कार की घोषणा हुई। ये संयोग की बात है कि वो पहला पुरस्कार मुझको ही मिला, लेकिन उसमें मेरी कोई साजिश नहीं थी, मैं तो था भी नहीं, मैं कहीं दूर था। तो खैर, और उसके बाद गोविंद प्रसाद जी की इस बात को मैं, जितने वो नोटियाल लोग मुझे मिलते थे, खास करके जो कर्णप्रयाग में नंदा देवी राज जात के एक बड़ा चेहरा है भुवन नोटियाल जी, उनको कहता था यार कैसे नोटियाल हो तुम, तुम्हारे चाचा जी ने, ताऊ जी ने इतना खजाना तैयार कर रखा है और आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हो, उसकी कीमत नहीं लगा रहे हो। तो 2022 में उन्होंने फिर से वो एक बहुगुणा, उनके खंडूड़ी जी के नाम से एक पुरस्कार शुरू किया और संयोग से वो उसका भी मुझे ही मिला। मैं तब मुझे ध्यान आ रहा था कि मैं कर्मभूमि वालों को भी जरूर कहूँगा कि भैरव दत्त धूलिया जी, माना उनका कोई मुकाबला नहीं था यार पत्रकारिता में, और ख़ास करके पहाड़ी जनमानस को आंदोलनों के साथ जोड़ करके उन्होंने जो कारनामा करके दिखाया, वो वास्तव में बहुत सीखने वाली बात है उससे। और मैंने कहा देखिए वो तो, और उसके बाद पता चला कि पहला पुरस्कार जो है मेरे छोटे भाई जय सिंह रावत को मिल गया। अरे मैंने कहा ये बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको वास्तव में मैं पूज्य समझता हूँ। तो मैं बहुत इस बात के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, जो कर्मभूमि फाउंडेशन, जो क्या कर्मभूमि, क्या नाम है इसका, कर्मभूमि फाउंडेशन है, उसकी जो उसकी जो स्थापना की है, और उससे मुझ जैसे, मैं तो जंगल में खोया हुआ बीज जैसा हूँ, मुझे भी पकड़ लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा काम है और इसको करते रहना चाहिए। पत्रकारिता पर बहुत बात होती है और मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे जितने भी लेख होंगे, अगर उसमें सरकार से कोई बात करनी होगी, सरकार से कुछ इच्छा रखनी होगी समाज ने, तो मैं केवल सरकार की बात नहीं करता, राज की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ राज और समाज मिलकर के जो काम कर सकते हैं वो कोई भी सत्ता नहीं कर सकती। क्योंकि बिना समाज को विश्वास में लिए, बिना समाज को सक्षम बनाए कोई भी सरकार बहुत अच्छा काम नहीं कर सकती। तो मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से,
कि हम सामाजिक संगठनों को थोड़ा सा मजबूत बनाने की तरफ कोशिश करें। मैं जहाँ एक तरफ लिखता हूँ कि राज और समाज को करना चाहिए, दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूँ कि हम एक कृतज्ञ समाज के अंग हैं। जब मैं देखता था कि धूलिया जी का कोई नाम नहीं ले रहा है, नोटियाल जी का कोई नाम नहीं ले रहा है, कि यदा कदा हम ही लोग ले लेते थे, या राम प्रसाद बहुगुणा जी की स्मृति के लिए कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो मुझे बड़ा दुख होता था। तो और मैं इस बात को फिर से कहना चाहता हूँ, आप सब यहाँ पर प्रबुद्ध लोग हैं, कि पत्रकारिता एक जोखिम भरा पेशा है। और ये ज़रूर लगता है आपको कि एक आदमी को आपने कहीं पर कुछ अच्छा खाते हुए देख लिया, पत्रकार को, तो ये है कि साहब ये पता नहीं कितना भ्रष्ट है। लेकिन जब उसके बच्चे भूखे रहते हैं, बिना सब्जी के खाना खाते हैं, और यहाँ पर तो हमारी पत्नी रमा जी इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। लोग आ रहे हैं, मेरे नाम से आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाभी जी आज तो हमने यहीं रहना है, हमें भी 2 रोटी हमारे लिए भी बना देना। अब वो कैसी मुसीबतों में वो 2 रोटी तैयार करती होगी, तो ये बड़ी वैसी बात है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस योग्य समझा। लेकिन मैं विधानसभा अध्यक्ष जी से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि राम प्रसाद बहुगुणा जी के नाम से हमने पहले खुद ही, मैंने कहा तो 1990 में जब उनकी मृत्यु हुई तो हमने एक पुरस्कार देने की बात की उसमें, और उसके बाद हमने सरकार को कहा, तो 2012 में निशंक जी ने उसकी घोषणा ग्वालदम में पत्रकारों के बीच में की कि ये सरकार करेगी। उसकी एक कमेटी भी बनी। 2016 में हरीश रावत जी की सरकार ने, जब हम लगे रहे उनके पीछे, तो 2016 में उन्होंने ज़रूर 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम किया। उसके बाद से वो समिति भी है, मुख्य सचिव उसके अध्यक्ष हैं, और वो सरकार भी है जिसने घोषणा की, जिसने एक शासनादेश निकाला, लेकिन वास्तव में कुछ हो नहीं रहा है। और दूसरी बात मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि हमने बड़ी मुश्किल से एक पत्रकार कल्याण कोष बनाया है। अब मैं 58 साल पहले मैंने पत्रकारिता शुरू की, और अब तो पारिवारिक कारणों से मैं बहुत सक्रिय नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन अब हम लोग जिन्होंने केवल पत्रकारिता की, धनोपार्जन की कोई व्यवस्था नहीं की, जैसे हमारे उनियाल जी हैं और बहुत सारे लोग हैं ऐसे पहाड़ के लोग, उनको एक कॉर्पस फंड बना करके उसके माध्यम से हमने पेंशन देने की बात की। उसके शासनादेश भी बने, नियमावली भी बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन उसका नियमित रूप से और ऐसी इतनी पेंशन कि वो सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बराबर हो जाए, ताकि जिसने कमाई नहीं की, जिसने, जैसे मैंने ठेकेदारी नहीं की, गलेदारी नहीं की, केवल पत्रकारिता की और जन आंदोलनों के साथ रहा, जैसा हमारे डबराल जी ने कहा और आपने भी इस प्रशस्ति पत्र में लिखा है, तो ऐसे लोग बुढ़ापे में कैसे जीवन यापन करें। मुझ पर तो ईश्वर की कृपा है कि मेरी बेटियां जैसे ही उनकी तनख्वाह मिलती है वो मेरे खाते में पैसा भेज देती है, मुझे समस्या नहीं। लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने जीवन भर अच्छी पत्रकारिता की, लोगों के लिए लड़े, हमारे साथ कंधे से कंधे भिड़ा करके वो चले, और आज के वो बीमार है, 80 साल का है, 75 साल का है, तो उसकी खोज खबर आपको भी करनी चाहिए। और मैं समाज के जो लोग हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप 5 रुपया कहीं पर खर्च कर रहे हैं किसी पूजा में, तो 1 रुपया निकाल करके पत्रकार कल्याण कोष के लिए अगर कर सकें, तो जो पत्रकारिता के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं
उनको लगेगा कि भाई हमारा भी कोई पूछने वाला है। तो अध्यक्षा जी, आप इस बात को ज़रूर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगी। और मैं फिर से आपका बहुत बहुत, मैंने कहा ना, मैं तो जंगल में खोए हुए बीज की तरह था, और आपने टटोल करके मुझको ये मंच उपलब्ध करवा दिया, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को नमस्कार।